हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वाटिका क्लासेस में। तो आज समान अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, सत्य की विजय होती है। ऑप्शन बी, सच्चा विश्वास दुर्लभ है। ऑप्शन सी, सत्य ईश्वरीय है। ऑप्शन डी, सत्य एक खजाना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन ए, सत्य की विजय होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते के बारे में जानते हैं कि यह शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। भारत का राज्य चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित स्थान से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किस ने युद्ध किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? ऑप्शन ए, मुगल। ऑप्शन बी, लोधी। ऑप्शन सी, मराठा। ऑप्शन डी, खिलजी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, मराठा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मराठों ने किया था। अब मराठाओं को उस समय की बात की जाए तो मराठाओं को उस समय नेतृत्व किसने किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में? तो उस समय मराठाओं का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। कौन किया था? सदाशिव राव भाऊ ने किया था। पानीपत की तीसरे युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई। आप इसका डेट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डेट ही पूछता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 लोधी एवं बाबर के बीच। पानीपत की दूसरे युद्ध 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध तथा तृतीय युद्ध, इसका डेट आप रखिएगा, ज़रूर ये पूछता है एग्जाम में। दोस्तों चलिए चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है? अगला प्रश्न है, मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, H.G. वेल्स। ऑप्शन बी, जॉर्ज बुलर। ऑप्शन सी, राल्फ ग्रिफ्थ। ऑप्शन डी, H.H. विल्सन। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी, जॉर्ज बुलर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज बुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जॉर्ज बुलर। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मनुस्मृति के बारे में क्या जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मनुस्मृति जो है भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। किसका मान्यता है? मनुस्मृति का ही है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कई बार हो चुका है। डॉक्टर जॉर्ज बुलर का अनुवाद श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है आपका? अगला प्रश्न दिया है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। इसका आंसर था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा इसकी रचना 1909 में की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा इसकी रचना 1909 में की गई थी। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान पानी की जहाज सर्वप्रथम इसका प्रकाशन इंडियन ओपिनियन में हुआ था। गांधी जी की महत्वपूर्ण रचना यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू की रचना है
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी। बाल गंगाधर तिलक की रचना है केसरी, गीता रहस्य। भीमराव अम्बेडकर की रचना है स्टेटस एंड माइनॉरिटीज। क्या है? स्टेटस एंड माइनॉरिटीज। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या दिया है। आपका अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना था? शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना था? अप्रैल 2008, ऑप्शन बी अप्रैल 2004, ऑप्शन सी अप्रैल 2012, ऑप्शन डी अप्रैल 2010। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 2010। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना था? अप्रैल 2010। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अप्रैल 2010। तो इसका आंसर होगा अप्रैल 2010। देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। सभी वर्ग के सभी बच्चों के 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 21 क में किया गया है। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो अप्रैल 2010 से लागू हो गया। कब हो गया दोस्तों? अप्रैल 2010 से। अधिनियम कब है? 2009 है। अधिनियम शिक्षा का 2009 है। और मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची के विषय था। मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय था। वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 21वीं सदी पहली शिक्षा नीति 2020 में जारी की गई है। ये 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगा। इसकी अध्यक्षता पूर्व इसरो के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दिल्ली के संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? दिल्ली के संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? ऑप्शन ए 1895 से 1900 के बीच, ऑप्शन बी 1901 से 1909 के बीच, ऑप्शन सी 1921 से 1927 के बीच, ऑप्शन डी 1931 से 1935 के बीच। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन सी। दिल्ली के संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के बीच किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी 1921 से 1927 के बीच। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों दिल्ली संसद के निर्माण के बारे में। देखिए संसद भवन की अभिकल्पना दो मशहूर वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी। देखिए जो दोनों वास्तुकार हैं सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट, इनके बारे में कई बार पूछा जाता है। संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को महामहिम द ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। कौन रखा था? महामहिम द ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को आयोजित के दौरान किया था। तो दोस्तों कौन था उस समय? गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने कब रखा था? 18 जनवरी 1927 को आयोजित करके इसका उद्घाटन किया था। तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में भारत के संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। कौन था? लॉर्ड इरविन। दोस्तों याद रखिएगा कौन था? लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है लोकसभा के बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुछ सदस्यों का भाग होता है। लोकसभा के बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुछ अर्थात दोस्तों यहाँ पर कुछ हो गया, यहाँ पर कुल होगा, कुल सदस्यों का भाग होता है। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 6वां, ऑप्शन डी 10वां। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन डी 10वां। मतलब कुल लोकसभा सीटों के 1/10 भाग विपक्ष के, आपके पास विपक्ष के दर्जा होने के लिए आपके पास सीटें होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट जान लेते हैं। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। कितना होता है? कुल 10वां भाग होता है। विपक्षी दल की मान्यता हेतु यही सदस्य संख्या का आवश्यक है। सांसद राज्यसभा लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद में क्रमशः 79, 80, 81 में किया गया है। आप बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। सांसद राज्यसभा लोकसभा, इसको सरला याद कीजिएगा। स से हो जाएगा सांसद
रस हो जाएगा राज्यसभा और लस हो जाएगा लोकसभा। इसका अनुक्रम अनुच्छेद वर्णन भी आप आराम से याद कर सकते हैं। इसका नीचे लिखकर क्या लिखेंगे 79, 80 और 81। सांसद का वर्णन अनुच्छेद 79, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन ए सहारनपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच। क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर धनुष की आकृति है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल तथा 75 जनपद हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल तथा 75 जनपद हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि वह 21वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? आम आदमी पार्टी के गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2013। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन सी 2012। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, बहुजन समाजवादी की स्थापना 1984 में और आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को की गई थी। तो दोस्तों आप लोग इससे संबंधित फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, जो कि दिल्ली के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो हम ऐसे ही, और आप लोग ये भी बता सकते हैं कमेंट करके, हम ऐसे ही आगे वीडियो लाते रहेंगे, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो दोस्तों चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या दिया है? सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका लास्ट प्रश्न दिया है, ओबीसी क्रीमी लेयर पहचान करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ओबीसी क्रीमी लेयर पहचान करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर के मुंशी समिति, ऑप्शन बी जीबी मावलांकर समिति, ऑप्शन सी रामानंदन समिति, ऑप्शन डी सोरसी समिति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन सी रामानंदन समिति। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रामानंदन प्रसाद की अध्यक्षता में ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नवंबर 1992 में समिति गठित की गई। इस समिति का वर्ष 1993 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओबीसी क्रीमी लेयर पहचान करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा रामानंदन समिति। क्या नाम है समिति का नाम? रामानंदन समिति। दोस्तों आज का आखिरी वीडियो, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग कितना आंसर सही हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।